The incident happened 2 days before shook my conscience to the next level. I mean, how a female has been dragged behind the car for almost 4 to 5 kilometers and was found in a naked state. So, the question is whether the naked pic of such women can be published or not. So, इसी रेफरेंस में we are starting with the new act, the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986. So the act contains 10 sections. So we'll be dealing section wise. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986. ये एक्ट जो है 60 है, 1986 का एक्ट नंबर 60. 23 दिसंबर 1986 को एसेंट मिली है इसकी. तो ये एक्ट प्रोहिबिट करता है कोई भी विमेन की इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट या पब्लिकेशन, या किसी राइटिंग के थ्रू, या किसी पेंटिंग के थ्रू, या किसी फिगर्स के थ्रू, किसी भी मैनर में अगर हम उसे इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका प्रोहिबिशन इस एक्ट के थ्रू है. उसके बाद इस एक्ट का हम जो नाम है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986, इसका शॉर्ट टाइटल है. ये जो है होल ऑफ इंडिया पर लागू होती है और ये इसकी कम इनटू फोर्स डेट है आपकी 2 अक्टूबर 1987 एंड द पब्लिकेशन डेट इज़ 25 सितंबर 1987. नाउ कम टू सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज. एडवर्टीजमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी लेबल, कोई भी रैपर या अदर डॉक्यूमेंट. और ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी इंक्लूड करती है जो कि लाइट, साउंड, स्मोक और गैस से हो सकता है. अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन में आपका सैंपल आता है फ्री और अदरवाइज. उसके बाद सी में देखते हैं हम इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन. तो कोई भी डिपिक्शन ऐसे मैनर में जो फिगर ऑफ विमेन या उसकी किसी भी अवस्था को या उसके शरीर को या किसी भी पार्ट को वो उस तरीके से दिखाता है कि वो इनडिसेंट हो, उसका इफ़ेक्ट इनडिसेंट हो, डेरोगेटरी हो और डेनिग्रेटिंग हो, जो कि विमेन को आपका नीचे दिखा रहा हो, उसकी मतलब इज़्ज़त को डाउन कर रहा हो, तो उस केस में वो क्या होगा? वो आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन में आएगा, जो लाइकली टू डिप्रेव हो, करप्ट हो या इंजर हो पब्लिक मोरालिटी, नैतिकता को या नैतिक मूल्यों को. ठीक है, तो आपका डी में देख लेते हैं. लेबल मीन्स क्या होता है? कोई भी रिटन, मार्क्ड, स्टाम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर जो अफिक्स होता है या अपियरिंग होता है किसी भी पैकेज पर. अब पैकेज क्या इंक्लूड करता है? पैकेज कोई भी बॉक्स को इंक्लूड करता है, कोई भी कार्टन को इंक्लूड कर सकता है, कोई भी टिन को या कोई भी अदर कंटेनर. उसके बाद प्रेस्क्राइब्ड में, प्रेस्क्राइब्ड मीन्स प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट. सेक्शन 3 देख लेते हैं. सेक्शन 3 सिंपल है, प्रोहिबिशन फॉर एडवर्टाइजमेंट कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन. तो इसका प्रोहिबिशन है. ठीक है, ना कोई पब्लिश करेगा, ना कॉज टू भी पब्लिश होने देगा, ना कोई व्यवस्था करेगा ऐसी पब्लिकेशन या एग्जीबिशन में. तो ये आपका सेक्शन 3 हो गया. उसके बाद सेक्शन 4 देख लेते हैं हम. प्रोविजन फॉर पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट एट्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन. तो कोई भी पर्सन ना तो प्रोड्यूस करेगा, ना कॉस्ट टू भी प्रोड्यूस करेगा, ना सेल करेगा, ना हायर करेगा, ना डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ना सर्कुलेट करेगा, ना किसी भी बुक को भेजेगा बाय पोस्ट, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, फोटोग्राफ, और जिसमें कि क्या कहते हैं आपका इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कंटेंट हो विमेन से रिलेटेड. ठीक है, किसी भी फॉर्म में. तो इसमें कुछ प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं हम. कोई भी बुक या पैम्पलेट या पेपर, स्लाइड, फिल्म, राइटिंग या फोटोग्राफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिगर. ठीक है, तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं. अगर वो कोई लर्निंग के पर्पज़ के लिए, सीखने के पर्पज़ के लिए है, या कोई इंटरेस्ट ऑफ साइंस, लिटरेचर, आर्ट के लिए हैं, ठीक है, या कोई पब्लिक इंटरेस्ट बेसिकली इसमें ध्यान रखा गया है, अगर वो पब्लिकेशन से रिलेटेड है तो हम जो है कर सकते हैं उसको आपका. और दूसरा है इसमें अगर कोई बोनाफाइड पर्पज़ जो कि रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है तब कर सकते हैं. उसके बाद दूसरा इसमें जो प्रोविज़ो है, कोई भी जो रिप्रेजेंटेशन है स्कल्पचर्ड है, एनग्रेव्ड है, पेंटेड है, अदरवाइज रिप्रेजेंटेड ऑन इट. जैसे कि आपने देखा होगा अजंता की गुफा में ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं पुरानी ज़माने की, तो वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट के तहत आपका प्रोटेक्टेड है. ठीक है, और कोई भी टेम्पल या कोई भी कार जो यूज़ की जाती है कन्वेंस ऑफ आइडल्स के लिए, या केप्ट और यूज़ फॉर एनी रिलीजियस पर्पज़, जैसे कि आपका जगन्नाथ यात्रा में आपका कार यूज़ की जाती है,
तो वही सिंपल उसी के रेफरेंस में आप समझ लीजिए। सी में है आपका कोई भी फिल्म जिसके रिस्पेक्ट में प्रोविजन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 विल बी एप्लीकेबल। आपने बैंडिट क्वीन मूवी देखी होगी, उसे U&A सर्टिफिकेट मिला था। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब इसमें एक विवाद उठा था कि बैंडिट क्वीन में जो सीन्स थे वो डेरोगेटरी थे विमेन से रिलेटेड, तो क्या उनको पब्लिश किया जाना चाहिए। तो इसमें यही था कि अगर वो चीज़ आपका उस ऑब्जेक्ट को सर्व कर रहे हैं, किस पर्पज़ के लिए मूवी बनाई गई है, तो वो प्रोटेक्टेड उसमें आ जाएंगे। तो ये सी वाला भी इसमें प्रोविजो है, ठीक है। उसके बाद पावर टू एंटर एंड सर्च, ठीक, ये आपका सेक्शन 5 है। पावर टू एंटर एंड सर्च में ये है कि कोई भी गेजेटेड ऑफिसर होगा, ठीक है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज़ किया होगा, तो वो विद इन द लोकल लिमिट्स क्या कर सकता है, जो जिसमें वो ऑथराइज्ड है, तो किसी भी प्लेस में एंटर कर सकता है या सर्च कर सकता है रीजनेबल टाइम पर जाके, ठीक है, या किसी भी के साथ जाके विद सच असिस्टेंस, ठीक है, जो भी है उसको ज़रूरत हो। उसके बाद वो उसको रीज़न टू बिलीव होना चाहिए कि क्या कहते हैं, किसी ने प्रोविज़न ऑफ द एक्ट को कंट्रावीन किया है। उसके बाद बी में है कोई भी एडवर्टाइजमेंट या किसी बुक, पैम्पलेट, पेपर, स्लाइड को वो सीज कर सकता है, ठीक है, अगर उसे रीज़न टू बिलीव है कि प्रोविज़न ऑफ एक्ट जो है कंट्रावीन हुए हैं। और कोई भी रिकॉर्ड को एग्जामिन कर सकता है, कोई भी रजिस्टर या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट जो उस प्लेस में फाउंड आउट किए मिले हैं, मतलब उसको, ठीक है, और उसको सीज भी कर सकता है अगर उसे रीज़न टू बिलीव है कि वो फर्नेस कर रहे हैं एविडेंस कोई भी ऑफेंस जो कि प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट के अंतर्गत क्रिएट मतलब कमिट किया गया हो, तो उसके रिगार्डिंग। उसके बाद इसमें प्रोविज़न दूसरा है कि जो प्राइवेट ड्वेलिंग में एंट्री होगी, ठीक है, वो बिना वारंट के नहीं होगी, उसमें वारंट लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो ये आपका सेकंड क्लॉज देख लेते हैं। उसके बाद जो प्रोविजंस है कोड ऑफ सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर, सॉरी CRPC के जो प्रोविजंस हैं आपके, वो भी इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है, और बिल्कुल उसी की तरह काम करेंगे। जैसे कि देखो सर्च एंड सीजर उसमें अंडर द वारंट बनाया जाता है सेक्शन 94 के तहत, तो इसमें भी सेम प्रोविज़न लागू होंगे। अगर जहाँ बनता कोई भी चीज़ आपका क्लॉज बी में या क्लॉज सी में ऑफ सब सेक्शन 1 में अगर कोई भी चीज़ सीज करता है, तो वो जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को आपका इन्फॉर्म करेगा और उनसे ऑर्डर लेगा कस्टडी के रिगार्डिंग, ठीक है। उसके बाद पेनल्टी देख लेते हैं। अगर कोई पर्सन सेक्शन 3 या 4 को प्रोविज़न को कंट्रावीन करता है, ठीक है, तो उसकी जो पहली पनिशमेंट होगी, मतलब जो पहली बार करता है तो उसकी पनिशमेंट होगी जो कम से कम आपका 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है, ठीक है, और क्या कहते हैं उसमें 2,000 रुपये तक का आपका फ़ाइन आपका इम्पोज किया जा सकता है। अगर वो वही चीज़ रिपीटेड करता है सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन कितना होगा तब देखते हैं आपका दूसरी बार पे क्या होगा। तो वो 6 महीने कम से कम और जो कि 5 साल तक पहुंच सकती है, ठीक है, 6 महीने से 5 साल तक ये इसकी सज़ा हो सकती है। और फाइन आपका 10,000 से लेके 1 लाख तक का फ़ाइन हो सकता है। तो पेनल्टी आपका हो गया। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो सिमिलर प्रोविजंस हैं। अगर किसी कंपनी से अब ऑफेंस हुआ है तो जो पर्सन आपका उसमें इंचार्ज है ना, तो वो आपका रिस्पॉन्सिबल होगा। जो बिजनेस ऑफ कंपनी के पर्सन जो इंचार्ज है वो आपका इसमें जो है लायबल होगा। और कंपनी जो है डीम टू बी गिल्टी एंड शैल बी पनिश्ड और प्रोसीडेड अगेंस्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन दे रखा है कि किसी भी पर्सन को लायबल नहीं करेंगे किसी भी पनिशमेंट के लिए अगर वो आपका प्रूव कर देता है कि उसने जो कमीशन किया है, जो कमीशन ऑफेंस हुआ है, मतलब उसकी बिना नॉलेज के हुआ है और उसने सारे ड्यू डिलीजेंस लिए थे उस ऑफेंस के कमीशन के प्रिवेंशन में, ठीक है। तो ये आपका प्रोविजन हो गया। उसके बाद सेकंड क्लॉज देख लेते हैं। अगर कोई ऑफेंस जो है कंपनी के द्वारा कमिट किया जाता है और ये प्रूव हो जाता है कि क्या कहते हैं ये जो है कंसेंट या कन्वेंस ऑफ जो आपके डायरेक्टर है, मैनेजर है या सेक्रेटरी है, उसके कंसेंट पे किया गया है, उसके कन्वेंस पे किया गया है, ठीक है, या उसके पार्ट पे कोई नेग्लेक्ट है उस तरीके से किया गया है, तो वो पर्सन जो है पनिश किए जाएंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है, और उनको प्रोसीड किया जाएगा। उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन कंपनी में क्या क्या आता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट आता है आपका, और कोई भी फर्म या कोई भी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर में आपका आता है कोई भी आपका जो पार्टनर इन द फर्म है, ठीक है। उसके बाद ऑफेंस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेलेबल, ऑफेंस कॉग्निजेबल होंगे और बेलेबल होंगे। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर कोई भी आपका
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिसर है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का, अगर कोई भी वो एक्ट करता है गुड फेथ में, तो उस पर ना तो प्रोसीडिंग चलाई जाएगी, ना कोई प्रोसिक्यूशन होगा, ना कोई सूट दायर की जाएगी। पावर टू मेक रूल्स में देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पावर है कि वो रूल्स बना सकती है, ठीक है, प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट के कैरी आउट करने के लिए, ठीक। और जो है ये किस किस तरीके के से आपका रूल प्रोवाइड करा सकते हैं कि किन किन तरीक़ों से, कि किस मैनर में आपका सीजर ऑफ एडवर्टीजमेंट होना चाहिए या किस मैनर में आपका आर्टिकल को सीज करना चाहिए, ये सब बातें प्रोवाइड करा सकता है। या कोई भी मैटर जो रिक्वायर्ड हो, ज़रूरत हो, वो भी प्रेस्क्राइब करा सकता है, ठीक है। और जो भी रूल इसमें जो मेड आउट किए जाएंगे वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट के, ठीक है, जो सेशन में होगा, तो उसके करीब टोटल पीरियड ऑफ 30 डेज, ठीक है, जो कि क्या कहते हैं एक सेशन में या 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में आपके इंक्लूडेड होंगे। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, ये आपका सेक्शन 10 है ओनली। तो धन्यवाद, आपका एक्ट कंप्लीट होता है।